Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 18th June 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download May 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about no use of cough serum in Covaxin, and this topic is important from our syllabus paper for science and technology point of view. समझते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया है। तो इसको समझने के लिए पहले ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर वैक्सीन्स जो अभी हाल फिलहाल में कोरोना वायरस के अगेंस्ट कितनी सारी वैक्सीन्स बनी हैं, या इन जनरल जो वैक्सीन्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, बट एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जब भी कोई इस तरह का वायरस हमारी बॉडी में इंटर करता है तो इस वायरस के बॉडी के ऊपर इस तरह के नुकीले स्पाइक प्रोटीन्स लगे रहते हैं। इस तरह के आप देख रहे हैं, वायरस का बॉडी का मेन 3 ही कंपोनेंट है, उसके बॉडी के ऊपर इस तरह के स्पाइक प्रोटीन लगे रहते हैं। उसके अलावा वायरस का बॉडी का आप कवर कह लीजिए, स्किन कह लीजिए, वो ये मेम्ब्रेन है, और अंदर में वायरस का जो मेन जेनेटिक मटेरियल है RNA वो यहाँ पे है। यहाँ पे हमने इसका ग्रीन कलर से दिखाया है। जैसे ये वायरस हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो हमारी बॉडी इसके इस स्पाइक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करेगी। उस स्पाइक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते उसको समझ आ जाएगा कि कोई फॉरेन मटेरियल, जिसको एंटीजन कहते हैं, कोई फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में घुस गया है जो हमारी बॉडी को खतरा पहुंचा सकता है। और जैसे ही हमारी बॉडी इसको सेंस करती है, इस स्पाइक प्रोटीन को सेंस करती है, एंटीजन को सेंस करती है, फॉरेन मटेरियल को सेंस करती है, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज, इस तरह की एंटीबॉडीज क्रिएट करने लगती हैं, और वो एंटीबॉडीज का काम होता है हमें इस फॉरेन मटेरियल या एंटीजन से बचाना। तो मुद्दा है, बहुत सारे टर्म्स मैंने इस्तेमाल कर लिए, एंटीजन, फॉरेन मटेरियल, उसके खिलाफ हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जो हमें इस फॉरेन मटेरियल एंटीजन से बचाता है। तो सारा खेल इस एंटीबॉडी का है। अगर ये एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में बने तो फिर हमें कोई खास खतरा है नहीं। जिन लोगों की भी कैजुअलिटी हुई है अगेंस्ट कोरोना वायरस, उनके पीछे यही कारण है कि उनके बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में ये एंटीबॉडी नहीं बन पाया अगेंस्ट दिस वायरस, और ये वायरस ज़्यादा अमाउंट में उनके बॉडी में मल्टीप्लाई कर गया, जबकि एंटीबॉडी ज़्यादा नहीं बन पाई, जिस कारण से इन लोगों की डेथ हो गई। वायरस ने अंदर जाकर के अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को फेल कर दिया। तो अब जो हम वैक्सीन्स बनाए जा रहे हैं, जो भी दुनिया भर में वैक्सीन्स बनाए जा रहे हैं, उनका एक ही पर्पस है कि हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी बनाने की क्षमता है उसको बढ़ाई जाए। वैक्सीन का बस यही पर्पस है। जितना ज़्यादा एंटीबॉडी हम अच्छा बना पाएंगे उतना ज़्यादा हमारा बॉडी इम्यून होगा फ्रॉम सच फॉरेन अटैक्स नोन एज एंटीजन, इस केस में कोरोना वायरस। तो जो भी वैक्सीन है, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, चाहे स्पुतनिक वैक्सीन हो, सब के सब इसी पे काम कर रहे हैं। सबका थोड़ा मैकेनिज्म अलग है। फॉर एग्जांपल अगर कोविशील्ड की बात की जाए, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हमारे देश की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिलकर बना रही है, तो कोविशील्ड में कैसा किया गया है कि चिंपांजी के अंदर से एक वायरस निकाला गया है, एक स्पेशल तरह का वायरस जिसका नाम है एडेनो वायरस। उस वायरस को मॉडिफाई किया गया। इस चिंपांजी के अंदर से एक वायरस निकाला गया, उसको मॉडिफाई किया गया, उसको इस तरह से मॉडिफाई किया गया कि वो कोरोना वायरस से मिलता जुलता फॉर्म ले लिया उसने, और अब उसको मॉडिफाई करके वैक्सीन बना दिया गया और उसको हमारी बॉडी में डाला जाएगा। मॉडिफाई इस तरह से किया गया कि वो ज़्यादा हमारी बॉडी को हैम्पर ना करे, ज़्यादा हार्म ना करे। तो इस वायरस को मॉडिफाई किया गया, इस चिंपांजी के शरीर से वायरस लिया गया, उसको मॉडिफाई किया गया। ऐसा मॉडिफाई किया गया कि कोरोना वायरस से मिलता जुलता इसका शकल आ जाए, ओवरऑल फॉर्म आ जाए, लेकिन ये हमारी बॉडी को ज़्यादा हैम्पर ना करे। तो जैसे ही ये वायरस हमारी बॉडी में डाला जाएगा थ्रू वैक्सीन, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, और बाद में जब ओरिजिनल वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो ये एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है, और उस केस में कोरोना वायरस से ये एंटीबॉडी लड़ सकेगा। वैसे ही काम कर रहा है कोवैक्सीन, बस कोवैक्सीन का नेचर थोड़ा अलग है। इसमें कैसा है कोविशील्ड में कि एक दूसरा वायरस लिया गया था, एडेनो वायरस, और उसको मॉडिफाई किया गया था, इसीलिए इसको कहा जाता है mRNA वायरस, mRNA मॉडिफाइड RNA वायरस। जबकि कोवैक्सीन जो है उसमें कैसा है कि वायरस, कोरोना वायरस को ही ले लिया गया है। ये जो कोवैक्सीन है हमारा, जिसको भारत बायोटेक ने बनाया ICMR के साथ मिलकर के, मतलब पूरी तरह से देसी वैक्सीन है, इसमें कोरोना वायरस का ही ले लिया गया है। कोरोना वायरस को डीएक्टिवेट कर दिया गया है, मतलब उनको मार दिया गया है। मारने के बाद भी कैसा होगा, डीएक्टिवेट करने के बाद भी, कि ये स्पाइक प्रोटीन तो रह ही गया कोरोना वायरस के ऊपर। अब डीएक्टिवेट करके जब इस वैक्सीन को हमारे शरीर के अंदर डाला जाएगा, मतलब मरा हुआ ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर डाला जाएगा, तब भी हमारी बॉडी इसके स्पाइक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करके एंटीबॉडी बनाने लगेगी। और एंटीबॉडी जब एक बार बन गया तो फिर फ्यूचर में कभी भी लाइव जिंदा कोरोना वायरस का भी अटैक होगा, तब भी हमारी बॉडी उस एंटीबॉडी की मदद से
अपने आप को बचा सकेगी। तो यह है भारत बायोटेक, इसमें सीधा सीधा कोरोना वायरस ही है, इनएक्टिवेटेड है मतलब थोड़ा कमजोर कर दिया गया है, या डीएक्टिवेटेड है, पूरी तरह से मार करके डाला गया है। अगर स्पुतनिक की बात की जाए तो ये मॉडिफाइड आरएनए वायरस वैक्सीन की तरह काम करेगा, जिस तरह का कोविशील्ड है। इसमें भी दूसरे वायरस को लिया गया, उसको मॉडिफाई किया गया है और कोरोना वायरस से मिलता जुलता उसको बना करके हमारी बॉडी में डाला जाएगा ताकि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी क्रिएट हो सके। तो ये है मॉडिफाइड आरएनए टाइप वैक्सीन। अब वैक्सीन बनाया कैसे जाता है ये भी जरा समझिए, कैसे बनाया जाएगा। अब हवा में तो नहीं बनाया जाएगा ना, ये जो वायरस बनाया जा रहा है कहाँ, हवा में थोड़ी बनाया जाएगा। तो वैक्सीन बनाने के लिए किस तरह का सॉल्यूशन लिया जाता है, इस सॉल्यूशन को कहा जाता है सीरम, और इस सीरम के अंदर फिर वायरस डाले जाते हैं और उनका नंबर मल्टीप्लाई कराया जाता है इस सीरम के अंदर। तो इस तरीके से ये एक सॉल्यूशन के अंदर वायरस को ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है। जब वायरस ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो फिर उसको निकाल करके वैक्सीन के अंदर डाला जाता है और फिर वैक्सीन से हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो मुद्दा यह है कि ये सीरम चाहिए, हमें एक तरह का लिक्विड चाहिए जिसके अंदर ये वायरस को बनाया जा सके। अब सीरम कहाँ से आता है वो भी ज़रा समझिए। तो सीरम किसी भी एनिमल का ब्लड ले लिया गया, किसी भी एनिमल का, और उस ब्लड से को अगर सेंट्रीफ्यूज किया गया, मतलब जोर जोर से इस तरह से घुमाया गया, हमारे ब्लड को अगर लेकर के सेंट्रीफ्यूज किया जाए, जोर जोर से घुमाया जाए, या किसी एनिमल के ब्लड को लेकर के जोर जोर से घुमाया जाए, सेंट्रीफ्यूज किया जाए, तो होता क्या है कि एनिमल ये जो ब्लड है वो सेपरेट हो जाता है दो मेन कंपोनेंट में। नीचे वाले पार्ट में रेड कंपोनेंट आ जाता है जिसको इराइथ्रोसाइट कहते हैं, रेड कंपोनेंट नीचे आ जाता है, जबकि ऊपर वाले साइड में येलो कलर का कंपोनेंट आ जाता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। ये प्लाज्मा के अंदर ही तमाम एंटीबॉडीज होती हैं इन जनरल, और इसी कारण से आपने सुन रखा होगा प्लाज्मा थेरेपी। मैंने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया था कि जिस इंसान के अंदर ऑलरेडी नेचुरल तरीके से एंटीबॉडी बन गई, यानी कि जो कोरोना वायरस से नेचुरली ठीक हो गया, उसके प्लाज्मा को लेकर के ट्रांसफ्यूज किया जा रहा था पेशेंट्स के अंदर। अब वो बात अलग है कि प्लाज्मा थेरेपी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी में यही किया जा रहा था कि ब्लड को जोर जोर से घुमाया जा रहा था, तो ऊपर प्लाज्मा आ जाता था येलो कलर का, नीचे एराइथ्रोसाइट रेड कलर का आ जाता था, और इस तरह से प्लाज्मा सेपरेट कर लिया जाता था। अब ये प्लाज्मा इस तरह से देखिए, ये ब्लड है और इसको जोर जोर से सेंट्रीफ्यूज किया गया, घुमाया गया, तो प्लाज्मा ऊपर और नीचे रेड ब्लड सेल रेड कलर का। अब प्लाज्मा को सेपरेट करके बॉडी में चढ़ाया जा रहा था पेशेंट्स के प्लाज्मा थेरेपी पे। अब ये प्लाज्मा के अंदर होता क्या है कि एक स्पेशल तरह का कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइब्रिनोजेन। ये स्पेशल तरह का कंपोनेंट होता है इस प्लाज्मा के अंदर। ये देखो, ये ब्लड प्लाज्मा है, नीचे आरबीसी है, ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक स्पेशल कंपोनेंट होता है फाइब्रिनोजेन, और ये फाइब्रिनोजेन को अगर इस प्लाज्मा से निकाल लिया जाए, ये फाइब्रिनोजेन को अगर इस प्लाज्मा से निकाल लिया जाए तो फिर बनता है सीरम, जो स्पेशल लिक्विड जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे, सीरम, जिसके अंदर वायरस कल्चर बनाया जाता है, वायरस का सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसको सीरम कहते हैं, जिसके अंदर वायरस के नंबर्स को मल्टीप्लाई करा जाता है। वो सीरम कैसे बनता है, प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रिनोजेन को निकाल लिया जाए तो बनता है सीरम, यानी कि सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन। अब सवाल ये उठता है कि फाइब्रिनोजेन को निकालने की क्या ज़रूरत है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि फाइब्रिनोजेन रहता अगर प्लाज्मा के अंदर ही क्यों नहीं वायरस कल्चर किया जाता है, क्यों फाइब्रिनोजेन निकाल करके सीरम बना करके उसके अंदर वायरस कल्चर किया जाता है। तो इसको भी समझिए। फाइब्रिनोजेन कैसा होता है, एक स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करता है। देखिए, ये पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखो, ये आरबीसी है, रेड कलर वाले सारे सेल्स हैं, और उसके ऊपर ये रेसे रेसे जैसा, या समझिए चिपचिपा पदार्थ है, गम जैसा है, जो हमारे ब्लड के जो अलग अलग सेल्स हैं उसको आपस में चिपकाने में या क्लॉटिंग करने में मदद करता है। क्लॉटिंग करने में, क्लॉटिंग क्या होता है, आई होप आप जानते होंगे कि मान लीजिए शरीर पे कहीं कट फट गया तो आप देखते हैं कि पहले खून बड़ा जल्दी निकलता है हमारे शरीर से, जहाँ पे भी इंजरी हुई है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे खून जमा हो जाएगा और खून आना बंद हो जाता है, उसी को कहते हैं क्लॉटिंग। और ये क्लॉटिंग होता है इस प्रोडक्ट के कारण, फाइब्रिनोजेन के कारण। इस तरह का चिपचिपा मटेरियल होता है। अभी जैसे यहाँ पे मान लो आपकी उंगली कट गई तो पहले तो आरबीसी निकलेगा, रेड कलर का खून निकलेगा, धीरे धीरे ये फाइब्रिनोजेन यहाँ पे इसको चिपचिपा जैसा क्लॉटिंग कर देगा और फिर खून निकलना बंद हो जाएगा। तो क्लॉटिंग मटेरियल होता है फाइब्रिनोजेन। अब देखो फिर से, यह है पूरा का पूरा ब्लड सेंट्रीफ्यूजन करके प्लाज्मा बनाया गया। प्लाज्मा के अंदर अभी भी फाइब्रिनोजेन है, मतलब अभी भी ये चिपचिपा है, अभी भी ये चिपचिपा है प्लाज्मा, क्योंकि इसके अंदर फाइब्रिनोजेन है। अब अगर इस प्लाज्मा के अंदर वायरस कल्चर करने की कोशिश की गई तो वो तो चिपचिपा है, वो पूरा का पूरा स्टिकी हो जाएगा, और इस कारण से प्लाज्मा के अंदर वायरस कल्चर नहीं किया जाता है।
तो प्लाज्मा से पहले फाइब्रिनोजन निकाला जाता है, सीरम बनाया जाता है। सीरम एक तरह का लिक्विड जैसा हो गया, पानी जैसा हो गया बिल्कुल, जबकि प्लाज्मा चिपचिपा होता है, फ्लूइड होता है। तो प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन निकाला गया, सीरम बनाया गया और सीरम के अंदर फिर ये वायरस कल्चरिंग की जाती है, मतलब वायरस को मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसकी मदद से बाद में वैक्सीन बनाई जाएगी। तो मुद्दा यह है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है हमारे बॉडी के ऊपर, क्लॉटिंग, ब्लड का जमा हो जाना, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ फाइब्रिनोजन, इसीलिए इसको हटाया जाता है प्लाज्मा के अंदर से। अदरवाइज आप बनाने जाएंगे इसके अंदर वायरस, अगर प्लाज्मा के अंदर आप वायरस कल्चर करेंगे तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा थिक ही हो गया, जम गया और अब वायरस उसमें से निकल ही नहीं पा रहा है। सॉल्यूशन विल क्लॉट। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। मेरा पूरा पर्पस था आपको सीरम के बारे में बताना और फाइब्रिनोजन के बारे में बताना, क्योंकि सीरम इस साल न्यूज़ में आ चुका है, कई सारे डिबेट हो चुके हैं इस पर, तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सीरम होता क्या है और क्यों और कैसे ये प्लाज्मा से अलग है। अब जरा समझिए करंट न्यूज़ क्या है। हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ गई। आपको तो पता है कि अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कितना स्ट्रांग है, कुछ भी न्यूज़ निकाल देते हैं लोग। तो सोशल मीडिया पे एक अफवाह उड़ गई, एक डिस्कशन चलने लगा कि ये जो कोवैक्सीन जो हमारा वैक्सीन बना है भारत बायोटेक द्वारा, उसके अंदर जो सीरम इस्तेमाल किया गया है फॉर वायरस कल्चर, वो सीरम एक्चुअली न्यू बॉर्न काफ से लिया गया है, मतलब नए नए जन्मे हुए गाय के बच्चे से लिया गया है। अब हो सकता है कि इसलिए अफवाह फैलाई गई हो कि ताकि लोग वैक्सीन लेना कम कर दें, कि बहुत सारे लोग गाय को बहुत ज़्यादा पूजनीय मानते हैं। अब गाय के सीरम में, और वो भी गाय के बच्चे के सीरम में अगर बनाया गया है वैक्सीन, वायरस का कल्चर किया गया है, तो बहुत सारे लोग लेने से मना कर दें। इस तरह का क्या पता थिंकिंग रहा हो, लेकिन ये न्यूज़ गलत थी। इस तरह का न्यूज़ चला सोशल मीडिया पे, तो जैसे ये न्यूज़ चला भारत सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं ये वैक्सीनेशन के खिलाफ ये अफवाह है, तो भारत सरकार ने तुरंत क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोवैक्सीन के अंदर जो सीरम यूज किया गया दैट इज़ नॉट ऑफ अ न्यू बॉर्न काफ। तो ये सीधा सीधा भारत सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि सीरम नए जन्मे हुए गाय के बच्चे का है नहीं। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल is taken from international segment. It is about treaty on prohibition of nuclear weapons, and this topic is important from our syllabus paper 3 international conventions point of view. सो क्या है ये ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन? ये दुनिया का पहला लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जो न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है। टॉक्स अबाउट टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, कि भाई दुनिया में किसी के पास भी किसी भी हद तरह का कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। जिन्होंने ऑलरेडी बना लिया है वो भी अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करें। दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस इंटरनेशनल कन्वेंशन नोन एज ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये कन्वेंशन को पहली बार प्रपोज किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म पे इन 2017, और ये कन्वेंशन फोर्स में आया है, मतलब एप्लीकेबल हुआ है इसी साल 2021 में इन जनवरी। अभी तक दुनिया के 54 कंट्रीज इसको सपोर्ट कर चुके हैं, इसका मेंबर बन चुके हैं। अब थोड़ा सा इस कन्वेंशन के बारे में और समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर 2017 जुलाई में इसको प्रपोज किया गया था। उस टाइम में लगभग दुनिया के 120 कंट्रीज़ ने इसको सपोर्ट दिखाया था, लेकिन अभी भी खाली 54 कंट्रीज़ ने फाइनली इसको एक्सेप्ट करके रेटिफाई किया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के 9 ऐसे देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, यूएस, रसिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल, इन्हों में से किसी ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया है। तो जब तक ये नहीं मानते तब तक क्या फ़ायदा इस एग्रीमेंट का? आप एग्रीमेंट ला करके कह रहे हैं कि दुनिया में कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा, और जिसके पास नहीं है वो साइन कर रहे हैं, जिसके पास है वो साइन कर ही नहीं रहे। तो व्हाट्स द यूज ऑफ दिस एग्रीमेंट? नन ऑफ देम हैव साइंड। मज़े की बात तो ये है और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि जापान, दुनिया का इकलौता ऐसा देश जिसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो चुका है, उसने भी ये ट्रीटी को अभी तक सपोर्ट नहीं किया। अब ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। हो सकता है कि यूएस के कहने पे या बाकी कंट्रीज जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज उनके कहने पे इसने सपोर्ट ना किया हो, बट जापान की हमेशा से हिस्ट्री रही है अगेंस्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, एंड जापान हैज़ ऑलवेज बिन इन फेवर ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। बट जापान ने इसको क्यों साइन नहीं किया है, इसके ऊपर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है यूएस का इन्फ्लुएंस हो।
मुद्दा क्या था, 2017 में ये प्रपोजल रखा गया, ये कन्वेंशन का प्रपोजल रखा गया यूएन जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म पे। उसमें कंडीशन रखा गया कि दुनिया के जब 50 कंट्री इस कन्वेंशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तब जाकर के ये कन्वेंशन एप्लीकेशन में आएगा, तब जाकर के ये कन्वेंशन फोर्स में आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस कन्वेंशन केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2021। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2017 में ये बोला गया कि जब 50 कंट्रीज को साइन कर देंगे देन इट विल कम इनटू फोर्स, और 50वां कंट्री इसको साइन किया ऑन 24 अक्टूबर 2020। और उसके बाद 90 दिनों का ब्रेक दे करके, कंडीशन में ही लिखा था कि जब 50वां कंट्री साइन कर देगा उसके 90 दिनों बाद ये अग्रीमेंट फोर्स में आ जाएगा। तो उसके हिसाब से 24 अक्टूबर को साइन हुआ था और उसके 90 दिनों बाद 22 जनवरी 2021 को दिस कन्वेंशन केम इनटू फोर्स। लेकिन ये कन्वेंशन का अभी तक कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया जो भी दुनिया के मेजर कंट्रीज हैं जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है उन्होंने तो अभी तक इसको साइन नहीं किया है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया क्यों नहीं साइन कर रहा, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि नेचुरली आपके मन में सवाल आएगा कि सर इंडिया तो हमेशा कहता रहता है कि दुनिया भर से पूरी तरह से न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन को पूरी दुनिया भर से ख़त्म कर देना चाहिए। स्टिल इंडिया डज नॉट सपोर्ट दिस ट्रीटी। इंडिया ने कोई भी इस तरह का ट्रीटी, इनफैक्ट इसका ट्रीटी के डिस्कशन में ही हिस्सा नहीं लिया था इंडिया ने 2017 में ही। तो क्या कारण है, इंडिया ने क्या जस्टिफिकेशन दिया है? तो इंडिया ने साफ साफ कहा है कि वी रीइटरेट और वी सपोर्ट द गोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड और कंप्लीट डिसआर्मामेंट। हम अभी भी इसके पूरे फेवर में हैं कि पूरे दुनिया भर से न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। लेकिन इंडिया वांट्स कॉम्प्रिहेंसिव कमिटमेंट फ्रॉम ऑल न्यूक्लियर वेपन स्टेट, कि भाई सब प्रॉमिस करें एक साथ, ये 9 के 9 देश एक साथ प्रॉमिस करें कि हम अपना अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल हटाएंगे, तब जाकर के इंडिया भी साइन करेगा। अभी मान लो कि सिर्फ इंडिया साइन कर दे और बाकी सब साइन करे नहीं, तो फिर इंडिया को धीरे धीरे अपना न्यूक्लियर वेपन हटाना होगा और बाकी पाकिस्तान के पास, चाइना के पास, सबके पास रह जाएगा, तो इंडिया के लिए तो और डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा। तो इसी कारण से इंडिया ने कहा कि सबके सब एक साथ कमिट करें, एक साथ डिस्ट्रॉय करें अपना न्यूक्लियर वेपन। तो इंडिया भी रेडी है अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो मुद्दा यह है कि सब पहले आप कर रहे हैं। इंडिया कह रहा है कि पहले बाकी लोग करें, वो लोग कह रहे हैं कि पहले इंडिया करे और बाकी सब करें। तो पहले आप के चक्कर में ये जो 9 न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं इनमें से कोई भी इस न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट वाले क्लॉज में इंटर नहीं कर रहा है, अग्रीमेंट में इंटर नहीं कर रहा है। इसके अलावा जब न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात चली है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको और जानना चाहिए। ये बिल्कुल अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। तो एक तो प्रोहिबिशन और न्यूक्लियर वेपन कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे लाया गया, 2017 में प्रपोज किया गया, 21 में इन फोर्स में आ गया। उसके अलावा एक और इस तरह का ग्रुपिंग है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट को 1979 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन इट इज़ नॉट ए फॉर्मल ग्रुपिंग। कैसा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज के मेंबर्स ने मिल के ही आपस में एक अलग से ग्रुपिंग बना दी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। और ये जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है इसका कोई फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट नहीं है ऑन यूएन, ये कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यूएन के कंट्रीज ने ही, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कंट्रीज ने ही मिल करके बनाया है, जिसका गोल है कि दुनिया भर के जितने भी खतरनाक हथियार हैं उनको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय किया जाए। तो इट्स नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, इट इज़ फोकसिंग ऑन ऑल काइंड्स ऑफ डेंजरस आर्म्स, उनको धीरे धीरे कम किया जाए। और ये जो इनफॉर्मल ग्रुप है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसके टोटल 65 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है सब इसका हिस्सा है। और वैसे तो ये फॉर्मली यूनाइटेड नेशन का कोई हिस्सा है नहीं, फॉर्मली ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, बट साल में एक बार ये अपना रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को सबमिट करता है। इंडिया ने 2006 में इस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के अंदर एक पेपर सबमिट किया था। उस पेपर का नाम था न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, जिसमें इंडिया ने प्रपोज किया था कि दुनिया के सारे कंट्रीज एक साथ अपना न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करें। तो इंडिया भी रेडी है अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ध्यान से समझिए इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं क्यों यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब इस साल ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन आया है फोर्स में। तो हो सकता है मेंस में आपसे पूछ ले कि ये क्या है,
साथ ही साथ ये भी पूछेगा कि आखिर इंडिया ने इसको साइन क्यों नहीं किया। तो वहाँ पे आपको ये भी बताना है कि भाई इंडिया तभी साइन करेगा जब बाकी सारे कंट्रीज़ के साथ कॉम्प्रिहेंसिव कंसेंसस बन जाए, जिनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, कि सब लोग अपना अपना न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी सपोर्ट करना है कि इंडिया इज़ इन फेवर ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड और इन फेवर ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। और वहाँ पे आपको फिर सपोर्टिंग आर्गूमेंट में लिखना है कि इंडिया ऑलरेडी प्रेजेंटेड ए वर्किंग पेपर in United Nations Conference on Disarmament in 2006 arguing for complete nuclear disarmament। तो वहाँ पे ये आंसर राइटिंग में काम आएगा। मेंस से पहले इसको एक बार जरूर देख लेना, मुझे लगता है मेंस में ये आ सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे यहाँ पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about Unlawful Activities Prevention Act. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. So अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट ये एक तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ तो आप आई होप आप जानते ही होंगे। देखिए मेनली दो ही तरह के डिटेंशन होते हैं। डिटेंशन मतलब जेल में भेजना, किसी भी इंसान को अरेस्ट करना। तो डिटेंशन दो ही तरह के होते हैं, प्यूनिटिव या प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव में कैसा है कि इंसान ने कुछ क्राइम कर दिया है या उसके खिलाफ कोई एलिगेशन है कि भाई इसने मर्डर किया है, कुछ भी किया है, कोई भी क्राइम किया, चोरी की है, डाका डाला है, तो उसको सजा देने के लिए, पनिश करने के लिए जब उस इंसान को डिटेन किया जाता है तो उस तरह के डिटेंशन को या अरेस्ट को कहा जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन। जबकि एक और तरह का डिटेंशन हो सकता है हमारे देश में, अरेस्ट हो सकता है हमारे देश में, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में कैसा है कि इंसान ने कोई क्राइम किया नहीं है अभी तक, लेकिन अथॉरिटीज़ को अगर लगता है कि ये कोई क्राइम कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है, तो उस केस में उसको एडवांस में ही उस क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है कि भाई ये आगे कुछ क्राइम करे उसके पहले इसको डिटेन कर लो। इसीलिए इसको कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, टू डिटेन दैट पर्सन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी क्राइम। अब ये जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, ये नाम से आपको पता चल रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है। ये हाल फिलहाल में बहुत न्यूज में है, इसलिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। ऐसा अभी हाल फिलहाल में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई आप सरकारों को जब लगता है कि कोई उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, सरकार जब भी देखती है कोई उनको क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसके ऊपर यूएपीए लगा देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे सरकार को फॉर मिस मैनेजमेंट ऑफ कोविड, उनको बार बार धमकी दिया जा रहा था कुछ स्टेट्स में कि आपके ऊपर यूएपीए लगा देंगे, आपको जेल भेज देंगे। तो मिसयूज ऑफ यूएपीए बहुत ज़्यादा हो रहा है हाल फिलहाल में। और जो राइट टू प्रोटेस्ट है लोगों का, दैट इज अ काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इनहेरेंट हिस्सा है, दैट इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट, उसको पूरी तरह से हैम्पर हो रहा है विथ मिसयूज ऑफ यूएपीए। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से मिसयूज हो रहा है यूएपीए का। इन दोनों लोगों का फोटो आया था हाल फिलहाल में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। इनको 9 सालों के बाद जेल से छोड़ा गया। इनको यूएपीए के अंतर्गत 9 साल पहले 2012 में जेल में डाला गया था और तब से पुलिस को कोई भी सब्सटैंशियल प्रूफ मिला नहीं। जाकर के 9 साल बाद इनको छोड़ा कि नहीं चलिए आपके खिलाफ तो कोई प्रूफ मिला नहीं तो आप जा सकते हैं। अब बताइए 9 साल आदमी जेल में रहता है जस्ट ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो ये मिसयूज नहीं है तो क्या है। कुछ डाटा भी दिए गए हैं अखबारों में इन ऑर्डर टू प्रूव कि हाउ यूएपीए इज बीइंग मिसयूज्ड। तो पिछले 4-5 सालों में यूएपीए के अंदर केसेस में बहुत ज़्यादा राइज देखा गया, 72% राइज इन लास्ट 4 ईयर्स। तो अगर 100 केसेस थे 2015 में तो 172 केसेस हैं 2019 में। और इतने सारे केसेज रजिस्टर हो रहे हैं अंडर यूएपीए, लेकिन उसमें से सजा कितने लोगों को हो रही है? ओनली 2.2% पीपल आर बीइंग डिक्लेयर्ड कन्विक्ट बाय द कोर्ट। मतलब 100 में से खाली 2 लोगों को ऐसा कोर्ट को लगता है कि हाँ ये सच में कुछ क्राइम कर सकता था। बाकी 98% लोगों को कोर्ट छोड़ दे रही है। यानी कि 98% बार इस कानून का मिसयूज कर रही है सरकार अपने खिलाफ किसी भी क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए। यूएपीए का खूब इस्तेमाल हुआ है उस टाइम में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा था उसको यूएपीए में अंदर डाल दे रहे थे ये लोग। तो यही है करंट न्यूज, इसी से रिलेटेड है। देखिए फरवरी 22 से 26 तक में दिल्ली के अंदर कुछ दंगे हुए थे, आपको पता है, मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था। फिर दिल्ली पुलिस ने कुछ स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया उसमें फिर 23 मई को जेएनयू स्टूडेंट नताशा नरवाल और देवांगना कलिता से बिलोंग्स टू असम, इनको अरेस्ट कर लिया गया। बाद में 24 मई को इनको छोड़ना पड़ा क्योंकि इसके खिलाफ कोई इनको पुलिस को सबूत नहीं मिला। फिर 29 मई को इनको फिर अरेस्ट कर लिया गया अंडर यूएपीए और पिछले 9 महीनों से ये जेल में थी। अब जाकर के इनको छोड़ा गया है।
तो 9 महीने से ऐसे ही जेल में थी विदाउट एनी सब्सटेंशियल प्रूफ। तो दिल्ली हाई कोर्ट से इनको बेल मिला है और दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट को याद कर लेना मेंस से पहले। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है इन दोनों को बेल देते हुए, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता को बेल देते हुए, कि इन अ बिड टू स्टीफल डिसेंट द स्टेट ब्लर्ड लाइन बिटवीन राइट टू प्रोटेस्ट एंड टेररिज्म। भाई अपने खिलाफ आप क्रिटिसिज्म या डिसेंट को दबाने के चक्कर में आपने हर प्रोटेस्ट करने वाले को टेररिस्ट बना दिया है। मतलब राइट टू प्रोटेस्ट तो एक डेमोक्रेटिक राइट है ना, इसके बिना डेमोक्रेसी कैसे चलेगी। और जो आदमी थोड़ा भी आपको प्रोटेस्ट करता है अपने क्रिटिसिज्म को दबाने के चक्कर में आप सबको टेररिस्ट क्लेम कर देते हैं। जैसे देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को ये लोग कह रहे हैं कि टेररिस्ट हैं। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है। यूएपीए पे सवाल आ जाए तो इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना मेंस आंसर राइटिंग में। The next article is taken from Assam segment. It is about bamboo industry in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. So bamboo industry, देखिए बाम्बू का नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी तक उसको पूरी तरह से यूज नहीं किया जा चुका है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमारे फ्यूचर में स्कोप है, क्योंकि पूरे इंडिया का 2/3 बैम्बू तो खाली नॉर्थ ईस्ट में प्रोड्यूस होता है और उसका भी 23% सिर्फ आसाम में प्रोड्यूस होता है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर पोटेंशियल, और उसमें भी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल आसाम के पास है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा बैम्बू आसाम के अंदर प्रोड्यूस होता है। आसाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट बैम्बू प्रोड्यूसिंग एरिया है वो है कचार हिल्स, कार्बी एंगलोंग, नॉर्थ कचार हिल्स, नगांव एंड लखीमपुर। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो 51 टाइप्स के बैम्बू मिलते हैं और इस कारण से कई सारे छोटे मोटे एमएसएमई इंडस्ट्रीज, बैम्बू बाइंड्स वाले, फ्लोरिंग वाले, रूफिंग वाले या अगरबत्ती बनाने वाले, हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले छोटे छोटे इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे आसाम में काम कर रहे हैं ऑन बैम्बू। लेकिन अभी भी बैम्बू इंडस्ट्री को प्रमोट कराने का और भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर स्कोप है। बैम्बू के कई सारे फायदे हैं। बैम्बू बहुत जल्दी उगता है, शॉर्ट ग्रोथ रेट है उसका, और उसके अलावा कुछ बैम्बूस तो देखिए खाने पीने में भी इस्तेमाल किया जाता है। बैम्बू सूट्स, आपको पता होगा कि नागा या फिर कुछ आसाम के ट्राइब के लोगों का एक इम्पॉर्टेंट खाने का आप समझिए डिश है, बैम्बू सूट्स आपने देखा होगा। उसके अलावा बैम्बू से हाउसिंग मटेरियल में इस्तेमाल किया जाता है, रूफिंग वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है। बैम्बू से फ्लड में या इरोजन में इस्तेमाल किया जा सकता है। बैम्बू को अगर उगा दिया जाए नदियों के किनारे, या बैम्बू का अगर इस्तेमाल किया जाए, बैम्बू का इस्तेमाल किया जाए नदियों के बैंक्स के किनारे, तो इरोजन से बहुत हद तक बचाया जा सकता है। उसके अलावा बैम्बू इज होम टू मेनी इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ। तो बैम्बू के कई सारे बेनिफिट्स को देखते हुए ही आसाम सरकार 2019 में लेकर के आई स्टेट बैम्बू एंड केन पॉलिसी। स्टेट बैम्बू एंड केन पॉलिसी में कैसा है कि 50% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दिया जाएगा बैम्बू इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने वालों को, अप टू ए लिमिट ऑफ 5 करोड़। मतलब अगर आप 10 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं तो 5 करोड़ सरकार आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देगी। 12 करोड़ खर्चा कर रहे हैं तो 50% उसका होगा 6 करोड़, लेकिन लिमिट कितना है 5 करोड़ का। तो 12 करोड़ खर्चा कर रहे हैं तो 7 करोड़ आपको अपने जेब से लगाना होगा, 5 करोड़ सरकार देगी। उसके अलावा स्टार्टअप्स को 1 टाइम ग्रांट दिया जाएगा 5 लाख का। जो बैम्बू इंडस्ट्री में कोई स्टार्टअप लेकर के आएगा उसको 5 लाख का 1 टाइम ग्रांट दिया जाएगा। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स एंड मशीन्स फॉर केन एंड बैम्बू आर्टिसन। और ये पूरा का पूरा स्कीम जो है इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट बैम्बू डेवलपमेंट एजेंसी, और ये स्कीम 5 सालों के लिए एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 31 दिसंबर 2024। तो बैम्बू पे सवाल आ जाए आसाम एपीएससी में खासकर तो आसाम बैम्बू एंड केन पॉलिसी आपको लिखना ही लिखना है। उसके अलावा एक और चीज़ आपको लिखनी है कि बैम्बू इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हाल फिलहाल में आसाम सरकार ने फैसला लिया है कि एक 75 हेक्टेयर का बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जाएगा इन डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट। दिस विल बी फर्स्ट बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट। अगर बैम्बू की बात की जाए कि कितना अपॉर्चुनिटी है बैम्बू का, तो आपको पता चलेगा कि वैसे आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा बैम्बू प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन अभी भी हम लोग अपना 90% तक जो अगरबत्ती है, अगरबत्ती बनता है बैम्बू से। देखो ये अगरबत्ती का ये वाला पार्ट बनता है बैम्बू से, और अपना 90% तक अगरबत्ती जो है हम लोग वियतनाम से या चाइना से खरीद रहे हैं। तो अगर वियतनाम और चाइना के जगह पे ये अगरबत्तियाँ मान लो आसाम में बनने लगे तो सोचो कितना ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट हो और जीडीपी को कंट्रीब्यूशन मिले। तो मतलब बैम्बू इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है। बाकी सब तो है ही है बेनिफिट, अगरबत्ती में बहुत ज़्यादा स्कोप है। जो हमारा इंपोर्ट है वियतनाम से और चाइना से उसको बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम आसाम के अंदर अगरबत्ती इंडस्ट्री को डेवलप करें, बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ बैम्बू बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आसाम। तो ये भी जरूर लिखना अगर बैम्बू पे सवाल आ जाए तो। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we'll cover topic number 321 to 325. Topic number 321 is about 30-meter telescope. It is an astronomical observatory with a very large telescope. It is being funded by scientific organizations of Canada, China, India, Japan and US. It is being planned on Mauna Kea Island of Hawaii.
in the US state of Hawaii. Purpose of this 30-meter telescope is to design for near ultraviolet or mid infrared observations in order to capture clear image of the space. तो अभी तक ब्लर्ड इमेज जो आते थे वो क्लियर तरीके से कैप्चर किए जा सकते हैं विथ हेल्प ऑफ 30-meter telescope. Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. टॉपिक नंबर 322 इज अबाउट 15th फाइनेंस कमीशन. तो 15th फाइनेंस कमीशन में कैसा है कि किस किस सेगमेंट को कितना वेटेज दिया गया है फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द स्टेट, वो आपको एक बार ध्यान रखना है. सबसे ज़्यादा 45% वेटेज दिया गया इनकम डिस्टेंस को, फिर उसके अलावा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5 दिया गया है, टैक्स एफर्ट्स को 2.5, एरिया को 15% दिया गया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% दिया गया है. तो ये याद रखना 15th फाइनेंस कमीशन पे हो सकता है कि किस बेसिस पे स्टेट्स के बीच में पैसा बटेगा जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो क्या उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखा जाएगा, उसमें भी किसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, किसका सबसे कम वेटेज है, ध्यान रखना. सबसे ज़्यादा वेटेज इनकम डिस्टेंस का, सबसे कम वेटेज टैक्स एफर्ट्स का. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 322. टॉपिक नंबर 323 इज अबाउट अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड एटफ्स स्कीम. इट इज बीइंग रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और इस स्कीम का एम है, इट इज बीइंग डेवलप्ड अंडर मेक इन इंडिया विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट. तो जीरो डिफेक्ट मतलब कोई भी सामान बर्बाद नहीं होगा, प्लस जीरो इफेक्ट मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर कोई इसका भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा. बीइंग रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड इट प्रोवाइड्स क्रेडिट लिंक कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी. मतलब कैपिटल सब्सिडी, जो भी नया इंडस्ट्री लगाएगा टेक्सटाइल फील्ड में उसको कैपिटल सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक वैसे जैसे बैम्बू फील्ड में आसाम सरकार दे रही है. दिस स्कीम वुड फैसिलिटेट ऑगमेंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इट विल ऑल्सो इनडायरेक्टली प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग. तो टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को भी सब्सिडी दिया जाएगा. लेकिन इसमें कैसा है कि खाली टेक्सटाइल मशीन, नया टेक्सटाइल मशीन खरीदने पर सब्सिडी मिलेगा, सेकेंड हैंड मशीन खरीदने पर सब्सिडी नहीं मिलेगा. मतलब आपने कोई सेकेंड हैंड टेक्सटाइल मशीन खरीद रहा अपने इंडस्ट्री में तो उस पर सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी. फर्स्ट हैंड नया मशीन खरीदेंगे तो सब्सिडी मिलेगी. ये इसलिए लाया गया है फर्स्ट हैंड पे ताकि नए से नए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज को फायदा हो. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 323. टॉपिक नंबर 324 इज अबाउट प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श ग्राम योजना. इट एम्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ सेलेक्टेड विलेज हैविंग मोर देन 50% शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन through implementing of existing schemes of central and state government in convergent manner and by utilizing gaps filling funds provided as central assistance. It was launched by Ministry of Social Justice and Empowerment. It will follow an area based development approach. मतलब अलग अलग शेड्यूल कास्ट वाला एरिया देखा जाएगा जहाँ पे लोग रहते हैं और वहाँ के एरिया को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी अंडर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 324. टॉपिक नंबर 325 इज अबाउट स्ट्राइव प्रोजेक्ट. इट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट. इट हैज़ बीन फंडेड और असिस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक. इसमें फोकस किया जाए कि हमारे देश के अंदर ITI जो है जहाँ पे स्किल ट्रेनिंग की जाती है लोअर लेवल के स्किल्स की, ITIs की ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए. ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 2017 टू 2022. ओवरऑल फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक, रन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और ये स्कीम जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरी तरह से भारत सरकार इसको रन कर रही है, खर्च कर रही है और इम्प्लीमेंट कर रही है. इसके स्कीम के अंदर टोटल 2200 करोड़ खर्च होंगे. ये 2200 करोड़ अमाउंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 325. दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 316 to 320 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We'll be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था हमने उसका आंसर देख लेते हैं. BIS is a statutory body responsible for standardization of goods and services. This is wrong because it is not responsible for standardization of services. 22 karat gold means 91.6% pure gold. So the second statement is also wrong. Correct answer is option D. Barni region is in Kutch part of Gujarat, not in Saurashtra, and it was recently in news because of decreasing desertification. So the second statement is also wrong. It was not in use for rising desertification. So the correct answer is option D. Deep Ocean Mission. It is being implemented by Ministry of Shipping, Transport and Highway. This is wrong. It is being run by Ministry of Earth Sciences and it will be focusing on extracting of polymetallic nodules only from EEZ. This is again wrong. It will be focusing on extracting polymetallic nodules from Central Indian Ocean Basin outside EEZ as well. So the correct answer is option D, none. That's all from our side for today. Thanks for watching.